तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी डीलेट के भावी अध्यापक यहाँ पर विज्ञान थर्ड सेमेस्टर जो पूर्णांक 25 नंबर का पेपर आता है विज्ञान का, उसका करा रहे हैं। इसमें 12 नंबर लाने महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक भी नंबर कम होने पर बैक लग जाएगा। साथियों, इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 सभी लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपका 100% क्वेश्चन फंसेंगे। तो आइए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं देर ना करते हुए। 23 का हमने सबसे पहले लिया है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये वाली अपने मार्ग से जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो विलंब की ओर झुक जाती है या विलंब से दूर हो जाती है, विलंब है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम, जैसे परावर्तन के दो नियम है वैसे ही अपवर्तन के भी दो नियम है साथियों। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई जो नीचे जा रही है अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का एक नियतांक के एक बराबर होती है। 1n2 भी कह सकते हो, केवल n भी इसको कह सकते हो। इसे स्नेल का नियम भी कह देते हैं। यहाँ देखिए लिखा है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर चित्र भी यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए, ये विलंब है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतन कोण है आई, ये अपवर्तन कोण है आर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आ गया, भोज्य पदार्थों के परीक्षण फूड प्रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। खाद्य पदार्थों के मौलिक आकार एवं रूप को परिवर्तित करके या अपवर्तित रखकर इसके पोषक तत्व एवं विटामिनों को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने की विधियों एवं तकनीकों को परीक्षण कहा जाता है। खाद्य संरक्षण तकनीक भोजन में भोजन नुकसान, विषाक्त भोजन और सूक्ष्मजीव संदूषण को रोकने के लिए होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता, खाद्य पदार्थों को खराब होने से और खाद्य विषाक्त को कम करने के लिए, सूक्ष्मजीव संदूषण को रोकने के लिए, इसे पूरे साल उपलब्ध कराने के लिए, इसके स्वाद को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए, इसे अधिक समय तक संचय एवं ताजा बनाए रखने के लिए, जैसे अचार वगैरह। जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये आता है हर बार, इसको ध्यान दीजिए। ये जीवाणु की कोशिका है और ये ऊपर होती, देखो कोशिका द्रव्य अंदर भरा होता है, फिर इसके ऊपर होती कोशिका भित्ति और इसके ऊपर एक आकार है कैप्सूल के आकार की। फिर इसके अंदर इस तरीके से जो है ये है प्रकाश संश्लेषी थैलिया। इसके अंदर ये जो है आनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ है। ये मीजोसोम है, आधारी कण है, कोशिका झिल्ली सबसे अंदर, उसके ऊपर कोशिका भित्ति है, उसके ऊपर कैप्सूल है। संचित भोजन यहाँ पर होता है, ये राइबोसोम है। ये सारी चीजें इस तरीके से आपको बनाना है। फ्लैजिला यानी पूंछ। मधुमेह यानी डायबिटीज क्यों होता है, इसके कारण प्रकार लक्षण लिखिए। मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है या शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर सकता है, जिससे मरीज के शरीर के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। जब व्यक्ति के भीतर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के ऊपर ठीक से क्रिया नहीं कर पाती, उस स्थिति में व्यक्ति मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। इंसुलिन शर्करा को रक्त प्रवाह से कोशिकाओं में ले जाने में भी मदद करता है। मधुमेह दो प्रकार का होता है, टाइप फर्स्ट मधुमेह, टाइप सेकंड मधुमेह। टाइप फर्स्ट में शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और यह बंद हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। टाइप 2 मधुमेह, इस प्रकार के मधुमेह में शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं करता है और सामान्य सीमा पर रक्त शर्करा को नियंत्रित नहीं कर पाता है। मधुमेह के कारण तो एक तो होता है हाई ब्लड ग्लूकोज,
जिस ग्लूकोज को ब्लड फ्लो के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। यदि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या शरीर ठीक से उपयोग नहीं करता है तो इसको कहते हैं हाई ब्लड ग्लूकोज। हार्मोनल असंतुलन गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा हार्मोन जारी करता है जो इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनता है। यदि अग्नाशय इंसुलिन प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर सकता है तो गर्भावस्था में मधुमेह विकसित हो जाता है। मतलब प्लेसेंटा जो होता है, मतलब गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा जो हार्मोन जारी करता है वो इंसुलिन का प्रतिरोध करता है, इंसुलिन बनने से रोक देता है। मधुमेह के लक्षण आपको प्यास के साथ मुंह सूखेगा, जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ेगा, थकान होगी, भूख बहुत लगेगी, यही सब मधुमेह के लक्षण है। उत्तल दर्पण, यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होता है। ये अलग से कहीं से कट के आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम सर्कोप्लाज्म, केंद्रक, सार्कोलेमा, ये चीजें हैं। केंद्रक, शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम सर्कोप्लाज्म, केंद्रक, सर्कोलेमा। एड्स के कारण एवं रोकथाम पर चर्चा कीजिए। ये देखिए ये चित्र भी बताया गया है जिसके अंदर ये सर्कोप्लाज्म है, ये केंद्रक हो गया और ये सर्कोलेमा हो गया। सर्कोलेमा यानी ऊपरी वाला भाग और इसके अंदर जो वाला जो भाग है वो सर्कोप्लाज्म और बीच में हो गया केंद्रक। एड्स के निम्नलिखित कारण है। एचआईवी संक्रमित के साथ यौन संपर्क से भी एड्स फैलता है। एचआईवी संक्रमित अंग प्रसव रोपण से एड्स होता है। एचआईवी संक्रमित माँ से शिशु को जन्म से पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव के बाद एड्स हो जाता है। एचआईवी संक्रमित सिरिंज व सुई दूसरों के द्वारा प्रयोग करने पर एड्स हो जाता है। एड्स के रोकथाम निम्नलिखित हैं। जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। यौन संपर्क के समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। अचानक वजन घट या बढ़ जाना, लगातार थकान महसूस होना, स्किन या जननांगों में ईस्ट इन्फेक्शन होना, हाथों या पैरों में सुन्न पुन्न या झनझनी, ये होता है एड्स। हाइड्रोकार्बन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? उदाहरण देकर समझाइए। हाइड्रोकार्बन यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से परस्पर यौगिक से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु चार अन्य परमाणु से बंधे होते हैं, एक ही साथ संयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होते हैं सिंगल बॉन्ड से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेपेन, ऑक्टेन, नाइट्रेन, डेकेन, इस तरीके से। जैसे ये मेथेन का फार्मूला है CH4, यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, तो इसको आप लोग देख लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते से प्रोपीन, प्रोपाइन आदि। ये प्रोपीन और ये प्रोपाइन का चित्र दिया गया है। किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस के भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन हवा से हल्की गैस होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा आसानी से ऊपर की ओर आगे बढ़ता है तथा अत्यधिक ऊपर जाने पर दाब कम होने लगता है, जिससे धीरे धीरे गुब्बारा फैलता है और एक समय बाद वह अत्यधिक अंदर के दबाव के कारण फट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन या हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा हवा से हल्का होने के कारण आसानी से ऊपर चला जाता है। ओजोन परत अवक्षय से क्या समझते हैं? कारण को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल ओजोन नामक गैस की मोटी परत से ढका है। ओजोन की यह परत सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। मानव द्वारा रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक यंत्र तथा एरोसॉल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है। इसे ओजोन परत का अवक्षय भी कहते हैं। ओजोन परत के अवक्षय के कारण क्या है? ओजोन परत अवक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर यानी AC और फ्रिज से निकलती, जब क्लोरीन एवं ब्रोमीन परमाणु समताप मंडल में ओजोन के संपर्क में आते हैं तो ओजोन परमाणुओं को नष्ट कर देते हैं। 2022 के आए हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे? समतल दर्पण, जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह समतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, यदि दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से बड़ा या उल्टा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा बड़ा बने तो वह अवतल दर्पण होगा।
जलीय पौधों के गुण उदाहरण सही लिखिए। जलीय पौधे वे पौधे जिनकी जड़ प्रणाली के अंदर डूबी हुई, जैसे कमल, जलकुंभी आदि। कुछ हरे पीले छितरे हुए पत्तों वाले पौधे जल के नीचे उगते हैं, हाइड्रा। कुछ फूले हुए तनों और डंठलों वाले पौधे जल की सतह पर तैरते मिलते हैं, जैसे जलकुंभी। सिंघाड़ा, कमल, कुमुदिनी और सिंघाड़े के पौधे जिसका आधा भाग पानी में डूबा रहता है, आधा भाग ऊपर तैरता है। जलीय पौधों की जड़ें ऑक्सीजन लेने के लिए विशिष्ट होती हैं। जलीय पौधों की जड़ें हल्की एवं पंखदार भी होती हैं। सुचालक कुचालक में अंतर लिखिए। सुचालक जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचलन आसानी पूर्वक सुचालक कहलाता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। जिन पदार्थों में ऊष्मा या विद्युत का संचरण आसानी से नहीं होता, कुचालक कहलाता होता ही नहीं, पत्थर, ईंट, प्लास्टिक, कागज, वायु आदि, ऊन आदि। प्रायः सभी धातुएं सुचालक होती हैं, प्रायः सभी अधातुएं कुचालक होती हैं। इनकी सतह चमकीली होती है, इनकी सतह चमकीली नहीं होती। आभूषण बनाए जाते हैं, इससे आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्र सतह पर होता है, इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं मौजूद होता है। इनमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, इनमें प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें, धूल कण आदि विद्यमान है। जब सूर्य का प्रकाश इन धूल कणों पर पड़ता है तो यह भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। यह घटना प्रकीर्णन कहलाती है। आकाश का नीला रंग सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना प्रकीर्णन का ही प्रभाव है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऐसा इनकी तरंगदैर्घ्य के अंतर के कारण होता है। चंद्र ग्रहण को चित्र के द्वारा समझाइए। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्रमा की सतह पर छाया पड़ती है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान होता है। चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। 3 तरह के होते हैं चंद्र ग्रहण। ये देखो, पृथ्वी आ गई और ये हो गया चंद्र ग्रहण। अर्ध चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण, 3 प्रकार का होता है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर कार्य बताइए। यह रक्त को साफ करने के लिए जिम्मेदार है। किडनी, मनुष्य में विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है, जिससे नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित किया जाता है। किडनी वृक्क मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है, जो उत्सर्जी पदार्थ को अपने अंदर रोक लेता है और जिसको आप लोग बाहर करते हैं अपनी इच्छानुसार। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, प्रत्येक मूत्रवाहिनी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये देखिए, इन्हें मूत्राशय में जाकर खुलती हैं, गॉल ब्लैडर। मूत्राशय एक थैली के समान होता है, जिसमें मूत्र संग्रहण होता है। इस यहाँ पे फिल्टर होता है और यहाँ पे इकट्ठा होता है। मूत्र मार्ग, मूत्राशय एक पतली नली द्वारा खुलता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा, शिश्न के नाम से भी जानते हैं। जापानी मस्तिष्क ज्वर किस कारण से होता है, इस रोग के लक्षण तथा उसके बचाव के उपाय बताएं। जापानी मस्तिष्क ज्वर एक वायरस संक्रमण है जो मस्तिष्क में सूजन का कारण बनता है। यह वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से बनता है। आमतौर पर एशिया और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें क्या होता है लक्षण, तेज बुखार का आना, गर्दन में अकड़न होती, सिर दर्द होता है, बुखार आने पर घबराहट होती, ठंड के साथ कपकपी आती, कभी कभी मरीज कोमा में भी चला जाता है। उपचार, जापानी बुखार से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और मरीज को ऑक्सीजन मास्क भी दिया जाता है, क्योंकि कई बार मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। मरीज की हालत गंभीर होने पर टीका दिया जाता है। इस बुखार से बचने के लिए बरसात के दिनों में पूरे शरीर को ढककर रखें, जबकि रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक संपदा का अपव्यय मानव जाति की उत्तरजीविता के लिए खतरनाक है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संपदा मानव मात्र के लिए उपयोगी, प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों के भंडार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जल, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, धातुएं, वनस्पति तथा जंतु सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। विकास के नाम पर पृथ्वी पर आज जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय किया जा रहा है, उसके कारण न केवल इन संसाधनों के स्रोत समाप्त हो रहे हैं, बल्कि प्रदूषण में वृद्धि, प्रदूषण जनित बीमारियों का प्रसार, सूखा पड़ने, मरुस्थलों का विस्तार, प्राकृतिक असंतुलन जैसी स्थितियां भी प्रसार कर रही हैं। यहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग में वृद्धि एवं बढ़ते प्रदूषण के कारण प्राकृतिक आपदाओं के रूप में पृथ्वी पर कई प्रकार के उलटफेर भी हो रहे हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को मतलब अंतर बताइए, और मेथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन परमाणु के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है।
यह नीली लौ के साथ जलता है या कालिक की लौ से जलता है। प्रतिस्थापन उत्क्रिया देता है, अतिरिक्त अभिक्रियाएं देता है, कम प्रतिक्रियाशील और अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। बच्चों में होने वाले डायबिटीज के बारे में बताइए। डायबिटीज ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है और यह तब होता है जब अग्नाशय उचित इंसुलिन उत्पादन नहीं कर पाता। अध्ययन के अनुसार भारत में 97,000 बच्चों को टाइप फर्स्ट मधुमेह है, जो प्रति लाख जनसंख्या पर 30 की व्यापकता दर है। इसमें वही चीज है, ज्यादा प्यास लगना, तधिक पेशाब आना, वजन कम होना, तधिक भूख कम दिखना, हाथ पैरों का सुन्न होना, थकान और त्वचा का ड्राई होना। जैविक और अजैविक भौतिक कारण के उदाहरण से समझाइए। जैविक व तथा भौतिक पर्यावरण के घटक पर्यावरण को अजैविक, जैविक एवं ऊर्जा संगठन में मुख्य तौर पर विभाजित किया जा सकता है। भौतिक घटक या अजैविक घटक इसके अंतर्गत सामान्य स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल को सम्मिलित करते हैं। जैव घटक इनके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु, सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। किसी बिंदु व स्रोत से निकली हुई किरणपुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु से निकलती हुई किरणपुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, आभासी हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? कच्चे तेल और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है जो जानवरों और पौधों के अवशेषों से बने होते हैं, जो लाखों साल पहले डायनासोर के अस्तित्व में आने से पहले समुद्री वातावरण में रहते थे। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। ऊंट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, सिद्ध कीजिए। ऊंट के लंबे पैर गर्म रेत से उनकी सुरक्षा करते हैं। ऊंट कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, जिसका गोबर शुष्क होता है, उन्हें पसीना नहीं आता। इस तरह ऊंट के शरीर से बहुत कम जल की क्षति होती है। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, लगभग 14 दिन तक। इसके पैर चौड़े गद्दीदार होते हैं, जिससे भारी वजन के बाद भी पैर बालू में नहीं धंसते और वो आसानी से चल सकता है, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अवतल दर्पण बनाने के नियम लिखना है हमको। अवतल दर्पण, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से वापस निकल जाती है। दूसरा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से जब आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, मुख्य फोकस से आएगी तो मतलब ध्रुव से आएगी तो ध्रुव पर ही यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ से आएगी तो यहीं वापस हो जाएगी। अगला, अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र पर ही वापस हो जाएगी। प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, हमने पढ़ा चुके हैं पहले ही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को आप लोग भी इसको पढ़ लीजिए। यकृत के कार्य लिखिए। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा होता है। 15 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा। भोजन को सड़ने से रोकता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, पित्त को स्रावित करता है, यूरिया को संश्लेषण करता है, विषैले पदार्थों का विसरण करता है। ये देखिए दोबारा से जो है यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। ऊष्मा संचरण की विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। ठोस में चालन होता है, जबकि संवहन और विकिरण आप लोग उसको पढ़ लीजिए। संवहन होता है गैसों में और द्रव में, और विकिरण होता है केवल गैसों में। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका उपयोग क्या है? एंटीबायोटिक दवाएं। प्रतिजैविक वे दवाएं हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना शरीर में जैविक जीवों को मारने में सक्षम है। इनका उपयोग सर्जरी के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए, कीमोथेरेपी के द्वारा दौर से गुजर रहे कैंसर रोगियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पदार्थ एक प्रकार के यौगिक हैं जो जीवाणु को मार डालता है, उसके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिक का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। पत्ती के क्या कार्य हैं? पेड़ पौधों में पाया जाने वाला पत्ती सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता, इसके और भी कार्य थे। प्रकाश संश्लेषण करना, गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करना। पत्ती के नीचे जो है, नीचे भाग में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, सिस्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है।
आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिए। अपवर्तन के नियम पहले ही पढ़ा चुके हैं। उत्तल दर्पण के नियम आप लोग पढ़ लीजिए। सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, वन संरक्षण के उपयोग, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक, ये सारे चीज़ें अब आप लोग पढ़ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट बारी बारी से ले लीजिए वीडियो में। चलिए साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जितना हमने प्रयास किया पढ़ाया, उसके आगे हमने स्क्रीन को घटा बढ़ा दिया, और आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।